morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine with your family, friends, your neighborhood too. So students, अब तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे स्कूल आने के लिए, बिकॉज दिस इज द लास्ट ईयर, दिस इज योर लास्ट ईयर इन द स्कूल. तो फ्रेंड्स, मस्ती, लंच टुगेदर, असेंबली सब बहुत मिस कर रहे होंगे ना घर, बट कोई नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने आपकी सुन ली और अब जल्दी ही क्या विदिन 3 or 4 days आप लोग स्कूल में होंगे. ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बुक्स ले लें. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल. विदाउट बुक्स कैसे स्टडी करोगे? नहीं कर सकते ना. तो कहते युद्ध में जा रहे हो और अगर आपके पास शस्त्र ही नहीं है तो युद्ध में जाने का फ़ायदा क्या है? अगर आपके पास लड़ने के लिए भाला, तलवार ये सब ही नहीं है, या आप बॉर्डर पे जा रहे हो और आपके पास बंदूक ही नहीं है, बम ही नहीं है, क्या करोगे वहाँ जाके? वेलकम करोगे एनिमीज़ का. तो सेम ऐसे ही जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है ना, ये भी ऐसा वॉर है जिसे आपने जीतना है. ठीक है. और बुक्स किसकी तरह काम करते हैं? आप एक शस्त्र की तरह काम करती हैं जो आपको वो युद्ध जीतने में मदद करती हैं. सो ब्रिंग योर बुक्स एज सुन एज पॉसिबल. फिर सैटरडे संडे में लॉकडाउन हो जाएगा तो जल्द से जल्द अपनी बुक मंगा लीजिए जिसके पास नहीं है. क्योंकि मैंने देखा है लाइव क्लास में मैं बच्चों से कुछ पूछती हूँ, या टेस्ट में बच्चों को क्या होता है, मैम बुक्स ही नहीं है, मैम बुक्स ही नहीं है. भैया ये क्या सीन है? आप वैसे अब तक बुक्स ही नहीं ली है. यू आर द सीनियर मोस्ट क्लास ऑफ द स्कूल. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको पे डिपेंड करता है आपने बुक्स कब लेनी है. बट केमिकल चैप्टर स्टार्ट करना है. आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. काफ़ी लेंथ चैप्टर था. मैं पढ़ाते थक गई, आप शायद पढ़ते थक गए होंगे. ठीक है. तो चलिए आज हम हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं. विच चैप्टर? दिस इज चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ. चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा? ये देख लेते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variations. चैप्टर स्टार्ट करना अलग बात है, चैप्टर को पढ़ना अलग बात है, बट जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है वो ये होती है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जो चैप्टर का नेम है हमें उसका भी मीनिंग मालूम है या नहीं मालूम है. अगर आपको चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता है तो फिर क्या मतलब रह जाता है चैप्टर पढ़ने का? आगे क्या समझ में आएगा? आधा चैप्टर तो हमें हिंदी क्लियर हो जाता है जब हमें उसका नेम का मतलब पता हो. नेम डिफाइंस अ लॉट अबाउट एनीथिंग. ठीक है. तो देखिए पहले प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, कुछ नियम, फ्यू रूल्स. ठीक है. आते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है? क्लास 10 में पढ़ा होगा ना इनहेरिटेंस. आई थिंक चैप्टर नंबर 4. ये क्या है? चैप्टर नंबर 4 है हमारे 10th का. ठीक है. क्लास 10 में पढ़ते हैं चैप्टर 4 में अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. तो आज हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस को ही देखना है. शायद 10th में इनहेरिटेंस को हेरिडिटी भी कहा जाता है. इनहेरिटेंस ऑल्सो नोन एज इट ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी. ठीक है. इनहेरिटेंस क्या होता है? सॉरी वो तो बाद में देखेंगे, बट इनहेरिटेंस का मैंने अल्टरनेट नेम भी बता दिया है, दैट इज द हेरिडिटी. तो देखिए अब इनहेरिटेंस होता क्या है? चलिए मैं लिख देती हूँ. the transmission
कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, ठीक है ना। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द one generation to the next generation। जीन्स का ट्रांसफर होना, जीन्स का बोल सकते हो यहाँ पे, ट्रेड्स का कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ही क्या कहलाता है बेटा, इनहेरिटेंस कहलाता है। देखिए आप देखते हैं कई बार हम कहीं पे जाते हैं, कुछ लोग हमें बोल देते हैं ये तो बिल्कुल अपने पापा जैसा है, ये मम्मी जैसा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, जानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि तुम उनके बेटे हो, तुम उनकी बेटी हो। कैसे? बाय फेस। आपके जो फीचर्स होते हैं ना वो उनसे मिलते हैं। किसी की हाइट अपने पेरेंट्स से मिलती है, किसी का बॉडी कलर, किसी की कोई हैबिट्स होती हैं, आइज़ का कलर, नेल्स का कलर, नेल्स की शेप, नोज की शेप, ठीक है। मेरी भी मिलती है मेरे पेरेंट्स से, डेफिनेटली आप लोगों की भी मिलती होंगी। तो ये सब क्या हुआ, ट्रांसमिशन हुआ कैरेक्टर्स का आपके पेरेंट्स से आप में, और आपके पेरेंट्स में आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आया होगा। इन फ्यूचर क्या होगा, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें भी जाएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकता है कि हाँ ये इस जनरेशन पे आके रुक जाएगा। नो, इसमें इवन कंटिन्यू इवोल्यूशन होगा, कंटिन्यू डेवलपमेंट होंगे। ओके, तो कंटिन्यू डेवलपमेंट होगा लेकिन कभी भी रुकेगा नहीं ये होता है बेटा इनहेरिटेंस। इसको बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स भी बोल देते हैं। ये सिर्फ कुछ ट्रेड्स या कैरेक्टर्स होते हैं, कई बार डिजीज़ भी होती हैं जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में आ जाती हैं, ठीक है। पेरेंट्स से उनके बच्चों में कई बार कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं जिन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोल देते हैं या जेनेटिक डिजीज़ भी बोल देते हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है वेरिएशंस की। वेरिएशंस क्या होती है? नाउ इट्स स्टैंड फॉर वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। नॉर्मल लैंग्वेज में बस ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं यही कहूँगी वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। मैंने क्या बोला है, आप में कुछ फीचर्स आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सब पेरेंट्स जैसे होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन बिल्कुल डिटो कॉपी नहीं होते, एग्जैक्ट कॉपी आप अपने पेरेंट्स की नहीं होते कभी भी। मैंने आपको कुछ फीचर्स बताई, नेल्स, आइज कलर, ईयर्स, हाइट, शेप, ये मैंने बोला ना। ये तो नहीं बोला कि आप ओवरऑल अपने पेरेंट्स जैसे हैं, नहीं है बोला ना। तो बस वो डिफरेंसेस, ट्रांसमिशन होने के बाद भी कुछ डिफरेंसेस रह जाते हैं जो पेरेंट्स उनके बच्चों में नहीं आ पाते, ठीक है। तो वही सब हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि कैसे होते हैं, क्या रीज़न रहता है उन सब चीज़ों का। इतना आप इसको राइट डाउन कीजिए। अब आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपकी बुक्स ओपन कीजिए आप लोग अपनी, पेज नंबर बेटा पेज नंबर 69, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड
व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट। क्या ये सोच के अचंभा नहीं होता कि एक एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को ही बर्थ देता है, कभी किसी और अदर एनिमल को नहीं देता। डॉग हमेशा पपीज़ को देते हैं, ह्यूमन हमेशा एक ह्यूमन बेबी को बर्थ देता है। मैंगो के ट्री से हमेशा एक मैंगो का ही सीड निकलता है, ठीक है। गिवन दैट दे डू आर ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू, मतलब वो ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो उनसे सिमिलर होते हैं, जो उनके जैसे होते हैं। और डू दे शो डिफरेंसेस, लेकिन कुछ बातों में उनसे अलग भी होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम इवन सो डिफरेंट। कई बार क्या होता है, भाई बहन होते हैं, बिल्कुल एक से लगते हैं देखने में, और कोई सिबलिंग्स हैं वो ट्विंस हैं, आप उनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कौन सा होता है इन सो मैनी टाइम्स। और कहीं पे ऐसा होता है कि जो दो भाई बहन होते हैं वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते, उनमें कोई सिमिलैरिटीज होती ही नहीं है, ठीक है। These and several related questions are dealt with scientifically, ठीक है। ये और ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनसे बायो में साइंटिस्ट डील कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ऐसी ही एक ब्रांच बनी बायो की जिसमें इन क्वेश्चंस से डील की जाती है, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है। क्या होती है? जेनेटिक्स होती है बेटा। दिस सब्जेक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट है जेनेटिक्स, ये डील करता है किससे? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से, ठीक है, कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में, और ये हेरिडिटी पे बेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया वेरिएशंस क्या होता है कि हाउ मच द प्रोजेनीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से कितने डिफरेंट हैं, ठीक है। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो इधर से अर्थ पे आया था ह्यूमन, वो एटलीस्ट 8000 to 2000 BC पहले आया था, दैट वन ऑफ द कोज। और ये वहीं से ही जो वेरिएशंस थी वो स्टार्ट हो गई थी। और वेरिएशंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है जो आपने 10th में पढ़ा है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction causes the variations, okay? They explore the variations, वो variations को explore करते हैं, ठीक है ना। For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well-known Indian breed साहिवाल in पंजाब, ठीक है। मतलब ओवरऑल काफ़ी सारा हुआ है, ये इंट्रो हुआ है। अब चलिए अब हम अपना इंट्रो स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? आप जेनेटिक्स से क्या समझते हैं? ओके, what do you mean by जेनेटिक्स? जेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं? तो इसका क्या आंसर लिखोगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about genes, ठीक है। जेनेटिक्स बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जीन्स क्या होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्या रीज़न रहता है, क्या मैकेनिज्म रहता है। अभी हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इन सब का जाना है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक यूनिट है वो तो हमारी जीन्स है ना बेटा। जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर क्वेश्चन आता है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या होते हैं?
the basic unit of heredity or inheritance. ठीक है, write down this. चलिए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होगा? जेनेटिक्स की डिस्कवरी, जेनेटिक्स के पिता कौन है? रीगर मेंडल। रीगर मेंडल ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। इन्होंने डिस्कवरी की थी अपनी कौन से ईयर में की थी इन्होंने? इनका बर्थ ईयर क्या है? इनका बर्थ ईयर रहेगा बर्थ डेट, ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, बर्थ डेट थी 22 जुलाई, ठीक है। ग्रीगर जॉर्ज मेंडल भी नहीं कह सकते हैं, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल भी कह सकते हैं और ग्रीगर मेंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किस पे परफॉर्म किया था? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन पी प्लांट, इस पे पी मटर के पौधे पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है पी प्लांट का? पायसम। इसको लिखने के ऐसे जैसे मैं लिख रही हूँ, पायसम सटाइवम, ठीक है। पायसम सटाइवम इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था फॉर हाउ मेनी टाइम? फॉर 6 इयर्स, फॉर 6 इयर्स, 6 साल के लिए, या 6 साल तक इन्होंने इस पे काम किया था और जेनेटिक्स की खोज की और जेनेटिक्स के डाटा ये जनक बन गए, ठीक है। बात आती है कि मेंडल के सक्सेस होने का क्या रीजन रहा है? साइंटिस्ट इनसे पहले भी बहुत आए, साइंटिस्ट इनके बाद भी बहुत आए, बट ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ मेंडल ही सक्सेस हुए और कोई सक्सेस इतना नहीं हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? सोचा है कभी? तो चलिए आज पता लग जाएगा रीजन क्या थे कि मेंडल सक्सेस हुए अपने एक्सपेरिमेंट्स में। फर्स्ट रीजन क्या था? सिलेक्शन ऑफ
7 contrasting characters. ठीक है, उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे जिन पर इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, और वही मेन रीजन रहे इनके सक्सेस होने का। वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे, आइए देख लेते हैं। हाइट, ठीक है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पोट शेप, पोट कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, और इसके लिए तो कैरेक्टर्स हो गए। अब आते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैसे है। हाइट कैसे है, टॉल और ड्वार्फ। देखिए जो पहले लिखेंगे ना, यहाँ पे ये सब होंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये सब होंगे रिसेसिव। कुछ बच्चों को पता भी होगा अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव, लेकिन इसमें बाद में बताऊंगी। पहले आप ये लिख लीजिए, टॉल एंड ड्वार्फ, एक्सियल एंड टर्मिनल, पर्पल एंड वाइट, inflated, constricted, कोट का कलर ब्राउन, येलो, ऑरेंज। ओके, सीड शेप, राउंड wrinkled, और सीड का कलर येलो ग्रीन। तो 7 हो गए हैं, पहले लिखिए, फिर मैं आपको आगे के रीजन बताती हूँ कि वो सक्सेस क्यों हुए हैं। चलिए अब हम आगे के रीजन लिखते हैं कि आगे क्या वजह रही है।
एक्सपेरिमेंट की शुरुआत प्योर तो पेरेंट्स ने की थी, कोई हाइब्रिड कोई मिक्सचर नहीं था। ठीक है, ये मेन रीजन थे कि क्यों मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट लिखती हूँ, रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट। Life cycle is short. Three to 4 weeks. Second, self and cross pollination easily available. बाहर से उठाने की जरूरत नहीं है। Third, contrasting characters easily visible. Seed do not show any dormancy. फिर क्या है आपका नंबर ऑफ सीड्स इज मोर। तो ये रीजन थे कि उन्होंने पायसम सटाइवम या पी प्लांट को चूज क्यों किया था। ओके, राइट डाउन दिस। सो आज का हम इतना ही रखते हैं हमारी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉसेज स्टार्ट कर देंगे, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ड्राई हाइब्रिड क्रॉस, और जो 2 बेसिक चीज़ें रह रही होंगी वो मैं आप लोगों को कराई दूँगी। ओके, सो टिल यू स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।